संविधान के पिछले क्लास में हमने प्रधानमंत्री को पूरी तरह पढ़कर खत्म किया कि कौन कौन जो है भारत के अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको शपथ दिलाया जाता है, कौन उनको शपथ दिलाता है, कैसे वे अपने पद को छोड़ सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा कि अनुच्छेद नंबर 75 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी ही अनुच्छेद में लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे किसके बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, ये मूल संविधान में निर्धारित नहीं था। मंत्री परिषद जो है मूल संविधान में निर्धारित नहीं था कि इनकी संख्या कितनी होगी। संख्या का निर्धारण किसी भी प्रकार से मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसलिए प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों को जितनी संख्या में मंत्री बनाना चाहता था, राष्ट्रपति को सलाह देता था और राष्ट्रपति उनकी क्या कर देता था, नियुक्ति कर देता था। लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 51वां संविधान संशोधन 2003 इसमें कहा गया कि लोकसभा सीट का 15% ही केंद्र में क्या होंगे, मंत्री होंगे। और साथ ही इसी में बताया गया कि राज्यों में जो मंत्री परिषद का आकार है, मंत्रियों की जो संख्या है, वो विधानसभा सीट का कितना होगा, 15% होगा, 15% होगा। इस तरह से अब मंत्री परिषद का आकार क्या हो गया है, निश्चित हो गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने वो अपने सहयोग के लिए जो है क्या कर सकता है, लोकसभा के सीट का 15% लोगों को ही क्या बना सकता है, मंत्री परिषद बना सकता है, मंत्री परिषद बना सकता है, मंत्री परिषद में रख सकता है, शामिल कर सकता है। तो इस तरह मंत्री परिषद का आकार कितना हो गया है, 15% हो गया है। ठीक है, अब जो भी मंत्री बनेगा उसकी भी वही योग्यता है जो प्रधानमंत्री की योग्यता है कि उसे संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही इस मंत्री परिषद के मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जो भी मंत्री बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, या 5 साल के लिए नहीं बोल सकते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वो क्या करता है, काम करता है, प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी मंत्री को उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मंत्री परिषद एक साथ अगर इस्तीफा देते हैं तो लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन एक मंत्री त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसलिए एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है ना, एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही या जिम्मेदार है, जबकि पूरा मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इन सब मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्लियर है? तो इस तरह हमने देखा कि भारत देश की कार्यपालिका की समग्र शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है ना। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मंत्री परिषद होता है। और इस प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए जिन जिन लोगों को रखता है उन सबको क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। तो पहले कितने लोग को रख सकता था, तो पहले संख्या निर्धारित नहीं थी मूल संविधान में मंत्री परिषद का। लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 से मंत्री परिषद को निर्धारित कर दिया गया है संख्या कि लोकसभा सीट का कितना होगा, 15%। और राज्यों में जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा सीट का कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो भी मंत्री बनेगा उसको यही होना चाहिए कि संसद का क्या हो, सदस्य हो। और यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मंत्री बनेगा उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और एक मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये मंत्री जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है कैबिनेट मंत्री। पहला क्या कहलाता है, कैबिनेट मंत्री, या इन्हीं को बोलते हैं मंत्रिमंडल। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। देखो भारत जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो बहुत सारे विभागों में क्या है, बटी हुई है ना, विभागों में। और पहले तो जो कार्यपालिका है वो बहुत सारे मंत्रालयों में बटी है। बहुत सारे किस में बटे है,
मंत्रालय में बटा हुआ है ना, और मंत्रालय में बटा हुआ है, और फिर एक मंत्रालय जो है वो कई विभागों में बटा हुआ है। तो मंत्रालय का जो प्रमुख मंत्री होता है उसको बोलते हैं क्या, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, है ना। जितने भी मंत्रालय के प्रमुख, जैसे रक्षा मंत्रालय है ना, विदेश मंत्रालय, तो ये मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्रालय का जो मंत्री होगा वही कहलाएगा कैबिनेट मंत्री, या उन्हीं मंत्रालयों के मंत्री को क्या कहा जाएगा, मंत्रिमंडल कहा जाएगा। क्लियर है। अब ये मंत्रालय कई विभागों में बटा हुआ है, तो जो विभाग है मंत्रालय के अंदर, जो विभाग है उनके मंत्री को कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर है। तो विभागों का जो मंत्री होता है, विभागों का जो मंत्री होता है वो क्या कहलाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। और इन दोनों मंत्रियों के सहयोग के लिए, इन दोनों मंत्रियों के सहयोग के लिए जो मंत्री होता है वो कहलाता है राज्य मंत्री या उपमंत्री। इस तरह से मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा होता है कौन सा, राज्य मंत्री, जिसको उप मंत्री भी कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि जो मंत्रालय का मंत्री होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, तो उसका मंत्री क्या कहलाएगा, कैबिनेट मंत्री। अब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होगा परमाणु, जैसे परमाणु विभाग है, तो वहां का विभाग का जो मंत्री है वो क्या कहलाएगा, राज्य मंत्री कहलाएगा। और इन दोनों की सहायता के लिए जो मंत्री बनेंगे उसको क्या कहा जाएगा, राज्य मंत्री या उप मंत्री कहा जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा मंत्री परिषद का आकार जो है इन्हीं तीनों से भरा जाता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं जो उस पार्टी में खास होते हैं, जिनका सरकार होता है, या प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं, या प्रधानमंत्री को लगता है कि इनको भी कोई ना कोई पद देना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में कुछ लोगों को संसदीय सचिव का पद दिया जाता है, संसदीय सचिव का पद दिया जाता है। और संसदीय सचिव का जो पद है वो एक प्रकार का सलाहकार का पद है। ये कोई विभाग नहीं देखेगा, है ना, ये केवल जो मंत्री परिषद है उसको सलाह देने के काम करते हैं कौन, संसदीय सचिव। और ये केवल जो है प्रधानमंत्री के करीबी या पार्टी में होने के कारण इनको ये पद दिया जाता है। ये केवल एक क्या है, सलाहकार पद है। ठीक, इन्हीं सबको मिला दो, और साथ में किसको मिला दो, प्रधानमंत्री को मिला दो, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, इन्हीं को एक साथ क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद। इन्हीं को एक साथ क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है किचन कैबिनेट। क्या आता है, किचन कैबिनेट। ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वही सारा फैसला करता है ना, कार्यपालिका की पूरा जो काम है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री जो है अपने साथ कुछ खास मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उन खास मंत्रियों को लेकर अपने घर में ही बैठकर कुछ फैसले कर लेता है, कुछ योजनाएं बना लेता है, और वो पूरे भारत देश में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इस प्रकार का फैसला जब होने लगता है 4-5 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। उन्हीं मंत्रियों के समूह को प्रधानमंत्री के साथ क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। एक और शब्द आता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट देखो, जितने भी मंत्री हैं ये सब उस पार्टी से बनाए जाते हैं जिस पार्टी का क्या होता है, सरकार होता है। जैसे अभी केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो सारे मंत्री जो है वो किसका होगा, बीजेपी, एनडीए का होगा। ठीक है। लेकिन एक ऐसा कि रक्षा मंत्री है, एक क्या है, रक्षा मंत्री है पार्टी की तरफ से, तो एक विपक्ष का क्या बना दिया जाएगा, रक्षा मंत्री। एक गृह मंत्री है तो विपक्ष का भी क्या बना दिया जाएगा, गृह मंत्री। तो इस तरह विपक्ष से बनने वाले मंत्रियों को ही क्या कहा जाता है, शैडो कैबिनेट कहा जाता है ना। ये भारत में नहीं है, ब्रिटेन में लागू है कि देखो कि एक जो मंत्री है, रक्षा मंत्री है या गृह मंत्री है या विदेश मंत्री है, जो भी है वो पार्टी से तो बनेगा ही, श्योर है। लेकिन एक क्या बना दिया गया, कहां से, जो विपक्ष पार्टी है उस पार्टी के नेता को भी एक क्या बना दिया गया, रक्षा मंत्री बना दिया गया, एक गृह मंत्री बना दिया गया। तो विपक्ष से बनने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता है, शैडो कैबिनेट कहा जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से ये होते हैं क्या, मंत्री परिषद। क्लियर है। अब इन मंत्री परिषदों में एक होता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री बनाया क्यों जाता है,
जब सरकार बनाना होता है किसी पार्टी के द्वारा तो किसी एक व्यक्ति को ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। एक ही व्यक्ति बनेगा भैया, प्रधानमंत्री का एक ही पद है तो। लेकिन उसके समकक्ष पार्टी में एक और व्यक्ति रहता है तो उसे किसका दर्जा दे दिया जाता है, उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है, जबकि उसको केवल एक मंत्री का ही क्या रहता है, पावर रहता है। क्लियर है। पार्टी में या मंत्री परिषद में उसका वर्चस्व जो है किसके बाद होगा, प्रधानमंत्री के बाद होगा, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया है, उप प्रधानमंत्री कह दिया जाता है। लेकिन इसका कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री यदि चाहे तो वो बना सकता है और प्रधानमंत्री अगर ना चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दे सकता है। क्लियर है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। क्लियर है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। क्लियर है। और ये जो उप प्रधानमंत्री है ये प्रधानमंत्री के गैर उपस्थिति में ये या प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो ये प्रधानमंत्री के सारे काम करता है। समझिएगा कि प्रधानमंत्री यदि नहीं है, कहीं छुट्टी में गया है ना, विदेश गया है तो देश में काम है ना, यहां जहां पर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है वहां पर प्रधानमंत्री के काम को कौन करता है, उप प्रधानमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है ना, तो इस कंडीशन में वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्लियर है। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति जो है वो सारा काम करता है, वैसा उप प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उसकी पद में है, प्रधानमंत्री पद में है लेकिन वो वहां उपस्थित नहीं है, तब वो प्रधानमंत्री का कार्य कर सकता है उप प्रधानमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण नहीं करता, उसके कार्यों को निर्वहन नहीं करता है कौन, उप प्रधानमंत्री। तो इस तरह से उप प्रधानमंत्री एक गैर संवैधानिक पद है जो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अभी तक जो है भारत में हर प्रधानमंत्रियों ने उप प्रधानमंत्री नहीं रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्री परिषद में क्या रखा है, उप प्रधानमंत्री रखा है। तो अभी तक कौन कौन हुए ध्यान से देखते हैं। तो 1947 से लेकर 1950, 1947 से 1950 हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे, वल्लभ भाई पटेल। जब प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय उन्होंने अपने मंत्री परिषद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बना के रखा था, उप प्रधानमंत्री बनाकर रखा था। क्लियर है। इसके बाद जब इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1967 में, 66 में प्रधानमंत्री बनी थी, तो 1967 से लेकर 1979 तक, 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1969 तक उन्होंने मोरारजी देसाई को अपना क्या रखा था, उप प्रधानमंत्री बनाकर रखा था अपनी मंत्री परिषद में। तो इस तरह इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री बनाया था किसको, मोरारजी देसाई को। और जब मोरारजी देसाई खुद प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई जब खुद प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, तब उन्होंने एक नहीं दो लोगों को अपना उप प्रधानमंत्री बनाकर रखा था। 1977 से लेकर 1979 दो लोगों को क्या बनाया था, उप प्रधानमंत्री बनाया था कि उन्होंने, मोरारजी देसाई ने। तो वो दो उप प्रधानमंत्री कौन थे, एक थे जगजीवन राम, एक कौन थे, जगजीवन राम, और एक थे चौधरी चरण सिंह। तो इस तरह से मोरारजी देसाई के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री हुए, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। क्लियर है। उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह जो है वो क्या बने, प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने वाई चौहान को अपना क्या बनाया था, उप प्रधानमंत्री बनाकर रखा था। तो 1989 से 80 वाई वी चौहान ये जो थे भारत के क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो है आप विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 के बीच, 1989 से 1990 के बीच जब भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने चौधरी देवीलाल को जो है क्या बना के रखा था, अपना मंत्री परिषद का उप प्रधानमंत्री बना के रखा था। और जब 1990 से 1991 के बीच, 1990 से 1991 के बीच चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने भी चौधरी देवीलाल को जो है क्या बना के रखा था,
उप प्रधानमंत्री बना के रखा था। और सन 2000 से लेकर 2004 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जो है अपने मंत्रिपरिषद में जो है किसका पद दिया था, उप प्रधानमंत्री का पद दिया था। इस तरह से भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हैं, वल्लभ भाई पटेल, और अभी तक अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्रिपरिषद में किसी को भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है। क्लियर है? तो बताया था ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी व्यक्ति को, किसी मंत्री को जो है किसका पद दे, उप प्रधानमंत्री का पद दे। तो इस तरह से देखो इतने लोग जो है हमारे भारत के क्या हुए, उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री हैं। और यहां पे याद रखना है कि जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने ही क्या रखा था, अपना उप प्रधानमंत्री रखा था। तो कौन प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री रखे थे, तो वो है मोरारजी देसाई। किसको? जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। अब पूछ सकता है कि कौन वैसा व्यक्ति है जो 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहा है, तो वो कौन है, चौधरी देवीलाल। एक किस समय जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, और एक किस समय जब चंद्रशेखर जी जो तो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? तो इस तरह अनुच्छेद नंबर 75 हमारा यहां पे समाप्त होता है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यह अनुच्छेद नंबर 74 है। और अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री और किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। क्लियर है? यहीं पर हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 जिसमें लिखा है महान्यायवादी। क्या लिखा है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। अब ये कौन होता है महान्यायवादी? तो भारत देश में जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वही कहलाता है क्या, महान्यायवादी, है ना। तो भारत देश में सर्वोच्च जो कानून का अधिकारी, विधि का अधिकारी है, वही क्या कहलाता है, महान्यायवादी। तो कौन बन सकता है महान्यायवादी, यानी क्या देखेंगे, योग्यता। सब किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 76 में। अनुच्छेद नंबर 76 में पूरा महान्यायवादी के बारे में लिखा है कि महान्यायवादी कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च कानून का अधिकारी, विधि का अधिकारी होता है। और उसकी योग्यता क्या होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो योग्यता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है, वही योग्यता जो है वो किसका होता है, इस महान्यायवादी की योग्यता होता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, वही व्यक्ति जो है वो क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है ना। तो कौन बनाता है इसको, है ना, यानी इसकी क्या देखेंगे, नियुक्ति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो महान्यायवादी कौन बन सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, वही महान्यायवादी बनने की भी योग्यता रखता है। कौन बनाता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब ये राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा तो कितने साल तक करेगा कार्यकाल, कितने साल तक ये काम करेगा, तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। राष्ट्रपति जब इससे इस्तीफा मांगेगा, इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है कौन, महान्यायवादी। इसकी वेतन भत्ते की बात करते हैं। वेतन भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। वेतन कहां से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। और कितना वेतन देना है इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है ना। इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि महान्यायवादी को कितना वेतन देना है, इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में एक महान्यायवादी को 90,000 रुपए का क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। 90,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है। ठीक है, और वेतन जो है भारत की कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। पद मुक्ति की बात करें तो अगर ये अपने कर्तव्यों से बाहर काम करता है तो कुछ जरूरत ही नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। राष्ट्रपति से कभी भी क्या मांग सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है। ये जब अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये अपना त्यागपत्र देता है किसको, राष्ट्रपति को। ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है।
इस तरह महान्यायवादी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है और राष्ट्रपति इसका वेतन निर्धारित करता है। अभी वर्तमान में 90,000 रुपया प्रति महीना इसका वेतन है और ये अपना त्याग पत्र जो देना चाहे तो किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक, अब ये महान्यायवादी है तो ये करता क्या है ना, तो भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जाकर ये सुनवाई कर सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में जाकर ये क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, जाके जज के रूप में काम कर सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष पर वकील के रूप में काम कर सकता है, अधिवक्ता के रूप में काम कर सकता है। भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भी ये महान्यायवादी जो है भारत सरकार का क्या रखता है, पक्ष रखता है, एक अधिवक्ता के रूप में क्या करता है, काम करता है ना। यानी ये भारत सरकार का सरकारी वकील है, ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं है। तो भारत सरकार के किसी भी मामले में ये जाकर भारत के किसी भी न्यायालय में उसका पक्ष रख सकता है। क्लियर है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट काम, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत 143 के तहत जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेता है तो राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी के सहायता से ही, देखो राष्ट्रपति किसको बोलेगा, महान्यायवादी को, राष्ट्रपति किसको बोलेगा, महान्यायवादी को बोलेगा और फिर महान्यायवादी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर किसको देगा, इस राष्ट्रपति को जो है कानूनी सलाह देगा। क्लियर है। तो राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेता है तो किसके माध्यम से लेता है, इसी महान्यायवादी के माध्यम से लेता है। ठीक है। इसके अलावा यह संसद के सारे कार्यवाही में, सारे कामकाज में भाग ले सकता है। दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जहां पर संसद के सारे काम चलते हैं, नियम कानून बनना है, कोई आपका योजना लाना है, तो सब चीज में ये भाग ले सकता है। किसी भी विषय पर ये बोल सकता है, किसी भी विषय पर बोल सकता है। जैसे जो है संसद कोई कानून बनाना चाहता है, कानून को विधेयक लाया गया और उस पर बहस हो रही है तो ये उस पर अपनी बात, अपने विचारों को क्या कर सकता है, रख सकता है महान्यायवादी। लेकिन जब उस विधेयक पर मत देने की बात आएगी कि उसको पास करना है कि नहीं करना है, तो मत देने की बारी आएगी तो महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। यह लिखा है अनुच्छेद नंबर 88 में। अनुच्छेद नंबर 88 के तहत ये जो महान्यायवादी है ये संसद के सारे कार्यों में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है ना, बोल भी सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। और भारत के जो पहले महान्यायवादी हुए थे उनका नाम था MC सीतलवाद। क्या नाम था, MC सीतलवाद, MC सीतलवाद। ये भारत के क्या थे, पहले महान्यायवादी। भारत के पहले महान्यायवादी थे कौन, MC सीतलवाद। क्लियर है। और अभी भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी है उनका नाम है R वेंकटरमणी। क्या नाम है, R वेंकटरमणी, R वेंकटरमणी। ये भारत के अभी वर्तमान में क्या है, महान्यायवादी है। क्लियर है। तो इस तरह हमने अनुच्छेद नंबर 76 को भी क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब अनुच्छेद नंबर 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन, कि भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन करेगा, वो अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 77 में। और अनुच्छेद नंबर 78 में बताया गया है कि सारा काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, लेकिन करेगा कौन, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ना। देखो भारत सरकार के कार्य का संचालन, ये अनुच्छेद नंबर किसमें है, 77 में, कि भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये अनुच्छेद नंबर 77 में बताया गया। और सारा कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री, लेकिन होगा किसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये अनुच्छेद नंबर 78 है ना। 77, 78। अब बात करेंगे किसका, 79 का, जिसमें लिखा है संसद का गठन। क्या लिखा है, संसद का गठन। लेकिन इसको आज नहीं, इसको पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।